नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सचिन पायलट ने पोस्ट की ये तस्वीर। कहा कि यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यहां पर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर रही है। यह अखिलेश यादव का बयान है और वो कह रहे हैं कि धारा 144 का गलत इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के अपने ही एमएलए ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि हाथरस मामले में डीजीपी, डीएम और एसएसपी पर हो हत्या का मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों से निपटने में फेल नजर आ रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सचिन पायलट ने पोस्ट की ये तस्वीर। कहा, यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि हाथरस की बेटी के परिजनों के आंसू पोंछने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की करना और गिरफ्तारी करना निंदनीय है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में आवाजों को दबाना अहंकार की निशानी है और यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। सचिन पायलट ने देश की बेटियों के लिए न्याय की बात भी लिखी। सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। इसके साथ ही राहुल और प्रियंका गांधी की घटनाक्रम के दौरान की तस्वीरें भी पोस्ट की। बता दें कि हाथरस मामले को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेताओं और यूपी पुलिस में टकराव की स्थिति बन गई। पैदल मार्च करते हुए हाथरस की ओर जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया। ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों नेताओं को रोक लिया। इस बीच राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी को भी पुलिस का धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद चली जदोजहद के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, लेकिन खुद राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। पुलिस ने राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका की जीप में बैठा लिया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और जीप पर चढ़ गए। उसी जीप पर चढ़े जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के बाद यूपी पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले गई है। यूपी पुलिस ने ये बताने से इनकार किया कि राहुल और प्रियंका को जीप में बैठाकर कहां ले गए हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि वह आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है, इसलिए उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। वह अकेले जाने को तैयार हैं, फिर भी नहीं जाने दिया। आखिर यूपी पुलिस और सरकार को किस बात का डर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर रही है। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, हाथरस में भाजपा सरकार सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा रही है, लेकिन जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर रही है। मृतका के गांव क्षेत्र में सपा के नेता व कार्यकर्ता 2 दिनों से अघोषित बंदी बना के रखे गए हैं। घोर निंदनीय। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए का राज्यपाल को पत्र। हाथरस मामले में डीजीपी, डीएम और एसएसपी पर हो हत्या का मुकदमा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाथरस मामले में एक तरफ योगी सरकार चौतरफा हमला झेल रही है, वहीं अब बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोलते हुए मामले में राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में हाथरस में हुई घटना को लेकर यूपी के डीजीपी सहित हाथरस के डीएम और एसएसपी पर 302 की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र न लिखकर सीधे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा है। वहीं उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजी है। पत्र में विधायक ने लिखा है कि देश की आजादी के बाद यह पहली घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन ने शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर एक कथित दुष्कर्म और विभत्स तरीके से कई गई बिना परिवार के भरोसे में लिए और उनका मौलिक अधिकार छीनते हुए उन्हें अर्थी को कंधा देने और मुखाग्नि देने तक नहीं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में असंतोष के संकेत। आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे राहुल सिन्हा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में असंतोष की सुगबुगाहट के बीच 2 बार के राज्य पार्टी अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में भाग लेने के लिए सिन्हा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वह संगठन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि शनिवार को भाजपा नेता राहुल सिन्हा को राष्ट्रीय समिति से हटाए जाने के बाद
बंगाल में बीजेपी के अंदर असंतोष पैदा हो गया था। बुधवार को उन्होंने कहा था कि वह केंद्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराएंगे कि बंगाल इकाई में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि बंगाल की बीजेपी इकाई में पुराने नेता असंतुष्ट हैं। उन्होंने 40 सालों से पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। आज मुझे पार्टी से यह पुरस्कार मिला कि तृणमूल से भाजपा में आए नेताओं के लिए मुझे पद से हटा दिया गया। मैं राष्ट्रीय नेताओं से अपनी शिकायतों के बारे में बात करूंगा। सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने के बाद उन्हें बातचीत के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया था। सिन्हा ने पद से हटाए जाने पर रोष प्रकट किया था, जिसके बाद अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस घटना पर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई। सुप्रिया सुले ने कहा, जनप्रतिनिधि को रोका जाना गलत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गरमा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने हाथरस जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई पुलिस की कार्रवाई का कड़े शब्दों में निषेध किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में कोई भी हो, किसी भी पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे जनप्रतिनिधि को इस तरह रोका जाना गलत है। पुलिस की ज्यादती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने राहुल का कॉलर पकड़ा और उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा, राहुल पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे, इसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं कहा जा सकता है। राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी को भी आंदोलन नहीं करने दे रही है, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राजनीतिक दल के नेता के साथ इस तरह का अत्याचार किया है। यह निंदनीय है, इसका जितना भी निषेध व्यक्त किया जाए कम है। जयंत पाटिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और कानून का डर लोगों में नहीं रह गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की व्यवस्था खत्म हो गई है। इसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कामकाज अनायास हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हुए बयानबाजी करते हैं। सर्वप्रथम योगी को अपने राज्य की आपराधिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने एनडीए को बताया कुएं का मेंढक, कहा 10 लाख नौकरियों के लिए तैयारी पूरी है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया, तो एनडीए के सभी घटक दलों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का जवाब देते हुए आरजेडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल लोगों की तुलना कुएं के मेंढक से कर दी है। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो नकारात्मकता फैलाते हैं। एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहाँ तो पूरा खाका तैयार है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वादों की झोली लेकर लोगों के सामने पहुंच गए। वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी वादों को पूरी पोटली खोल दी। दोनों के चुनावी वादों से साफ है कि दोनों पार्टियों की नजर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे नेताओं पर क्यों पहरा बिठाए हैं बीजेपी? जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के लिए मजबूरी है। बीजेपी ने यह पहले से मान लिया है कि सीटें चाहे जिसको जितनी मिले, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस मजबूरी में पार्टी को अपने ऐसे कई लोगों पर पहरा बैठाना पड़ गया है जिन्हें नीतीश कुमार पसंद नहीं करते। इनमें एक गिरिराज सिंह भी हैं जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और धार्मिक आधार पर गोलबंदी कराने के मास्टर कहे जाते हैं। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक समय उन्हें बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहा जाने लगा था, लेकिन चुनाव आते आते अचानक उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है। कहा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है कि उन्हें इस चुनाव में ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं जिनकी वजह से अनावश्यक विवाद खड़ा हो और न जाने कब कौन सा विवाद उल्टा बैठ जाए। इसलिए गिरिराज सिंह को अनावश्यक बयानबाजी से रोका जाना चाहिए। उसके बयान ही गिरिराज सिंह खामोश करार दिए गए। इसी तरह अश्विनी चौबे से भी नीतीश कुमार की नहीं बनती, वे भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में नामांकन का दौर शुरू होते ही लालू यादव से मिलने वालों की बढ़ी भीड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही रांची स्थित रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चुनावी टिकट की चाह में मिलने वालों की भीड़ भी बढ़ती नजर आ रही है। बुधवार की सुबह रिम्स में स्थित केली बंगले के गेट पर 150 से 200 नेता और उनके समर्थक
तक लालू प्रसाद से मुलाकात की उम्मीद में पहुंचे राजद सुप्रीमो से एक बार मुलाकात और सिर्फ टिकट के आश्वासन के लिए जुटे इन नेताओं में से कितनों की मुलाकात हो पाती है यह कहना मुश्किल है। लेकिन पिछले महीने 2 महीने से नेताओं और चुनावी टिकट चाहने वाले हर रोज यहां हाजिर होते रहे हैं। इन नेताओं में वर्षों से काम कर रहा कोई नेता होता है तो कई लोग लालू के साथ उनके संघर्ष के दिनों में काम करने का दावा करते भी दिखते हैं। बुधवार को केली बंगले के बाहर करीब 150 से ज्यादा राजद नेता जमा थे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपने अपने नामों की पर्ची देते नजर आए। सबके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि एक बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की नजरें इनायत हो जाए तो उनका आना सफल हो। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में रखा गया है। लालू प्रसाद से मिलने की जुगत लगाने वाले नेताओं में सिर्फ राजद के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं होते बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे टिकटार्थी भी यहां अक्सर नजर आ जाते हैं। पिछले महीने ही बॉलीवुड एक्टर अली खान भी शेरघाटी विधानसभा सीट से टिकट की चाह में लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे थे। हालांकि अली खान को भी मिलने का मौका नहीं मिला था। बीते दिनों केली बंगले पर कुछ ऐसे नेता भी पहुंचे थे जिन्हें इस चुनाव में राजद के टिकट बंटवारे पर आपत्ति थी। नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा से आए अल्पसंख्यक और यादव नेता महेंद्र यादव को टिकट देने की मांग कर रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को और धार देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, पंजाब में कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन मिलेगा। कांग्रेस इन विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा इस सप्ताह संगरूर से शुरू होगी और यह पंजाब एवं हरियाणा होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। पार्टी ने इन विधेयकों के खिलाफ 14 नवंबर तक भारी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि राहुल संगरूर में किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यह सभा रोड शो में तब्दील होते हुए पटियाला की तरफ रवाना होगी। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होना था लेकिन इसे अगले दिन 3 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया। राहुल गांधी की इस यात्रा को देखते हुए पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पहले से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को हरियाणा के नेताओं ने राज्य के एआईसीसी प्रभारी विवेक बंसल से दिल्ली में मुलाकात की। हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा की यात्रा पर आएंगे। बता दें कि कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस अपना पूरा समर्थन दे रही है। सोनिया गांधी ने इन काले कानूनों को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू न करने की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल के इस कार्यक्रम के पीछे पार्टी की सोच इन विधेयकों पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने और यह बताने की है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ है। संसद के मानसून सत्र से कृषि सुधारों से जुड़े 3 विधेयक पारित हुए हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और वे अपनी फसल उचित दामों में देश भर में कहीं बेच पाएंगे, जबकि किसानों को आशंका है आने वाले दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां खत्म हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छपरा, जनता के सवालों से भड़के बीजेपी एमएलए, कहा ज्यादा समझाओ मत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आते ही माननीयों ने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव के दौरान क्षेत्र भ्रमण माननीयों के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल छपरा के बीजेपी विधायक सीएन गुप्ता से जब लोगों ने सवालों की झड़ी लगाई तो विधायक भड़क उठे। जानकारी के अनुसार बरसात में शहर में जल जमाव के सवाल पर लोगों ने विधायक को घेर लिया। इस दौरान विधायक ने खुद को समस्या निपटाने में अक्षम बताया और चल दिए। दरअसल चुनाव घोषणा के पूर्व एक अधूरे नाले का उद्घाटन करने बीजेपी के विधायक सीएन गुप्ता अपने लाव लश्कर के साथ काशी बाजार पहुंचे। इस दौरान जल जमाव की समस्या को लेकर जब लोगों ने विधायक से जवाब मांगा तो गुप्ता जी बंगले झांकने लगे। लोगों ने कहा जीतने के बाद कहां थे, 5 वर्षों में पहली बार छपरा की याद आई। साथ ही तो स्थानीय लोगों ने विधायक की जमकर खबर ली और विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद सीएन गुप्ता ने जनता को बोला कि ज्यादा समझाओ मत, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसके बाद लोगों के सवाल पर विधायक सीएन गुप्ता सफाई देने लगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस पीड़िता से सुलूक पर प्रियंका ने मांगा योगी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान हुए अमानवीय व्यवहार को प्रदेश और देश के लिए कलंक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब पीड़िता जीवित थी तो उसे सरकार ने सुरक्षा नहीं दी और अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी बनाए जाने की घोषणा को लेकर भी प्रियंका ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने 15 दिनों तक राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। पीड़िता के परिवार की मर्जी के बिना जबरन आधी रात में आपाधापी में उसका अंतिम संस्कार करने के उत्तर प्रदेश पुलिस के कृत्य पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया,
प्रियंका ने कहा कि रात 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पीड़िता के शव को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका का को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। प्रदेश सरकार ने उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वे बेटी का शव आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए। पिता को अंतिम संस्कार करने तक से वंचित रखा गया। यही नहीं, सभी को एक कमरे में बंद किया गया। यह व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका की यूपी में एंट्री, डीएनडी पर कांग्रेसियों का बवाल। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में हुए अपराध का गुस्सा पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। बता दें, उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात कर रही हैं। उसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस जा रहे हैं। हाथरस अपराध मामले को लेकर एसआईटी जांच शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नोएडा टोल क्रॉस कर लिया है। हाथरस जाने के लिए यूपी में उनकी एंट्री हो गई है। हाथरस अपराध की घटना को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने निकल चुके हैं। जिला प्रशासन प्रियंका को बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी कर रहा है। डीएनडी में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इधर बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी डीएनडी पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमाओं को सील कर दिया गया है। हाथरस अपराध की घटना के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती की केंद्र सरकार से गुजारिश, योगी को गोरखपुर मठ भेजे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ना होता हो। मायावती ने कहा कि अगर वह कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूं कि योगी को गोरखपुर मठ भेज दिया जाए और प्रदेश में जनता के हित के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मायावती ने कहा कि यूपी में अपराधी माफिया अब बेलगाम हो चुके हैं और योगी सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद मैंने उम्मीद की थी कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े फैसले लेगी, लेकिन बलरामपुर में भी हाथरस जैसा कांड हो गया और जो कि बताता कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और सरकार बेबस है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर दिल्ली एनसीआर में उबाल, इंडिया गेट पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, राजधानी के हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। सुबह यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आइसा, एएफआई, डीएसयू, क्रांतिकारी युवा संगठन सहित कई छात्र संगठन व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बाद में शाम को इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने और जबरदस्ती हिरासत में लेने का आरोप लगाया। छात्र यूपी सरकार हाय हाय और हाथरस की पीड़िता को न्याय दो का नारा लगा रहे थे। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने माइक पर ऐलान किया कि आप लोग दूरी बना लें। कोविड-19 से उपजी स्थिति के कारण एक जगह बहुत लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। छात्र संगठनों के प्रतिनिधि का कहना है कि लोगों को तितर बीतर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से दुष्कर्म की घटना एक युवती के साथ घटी है, उससे पता चलता है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन साई बालाजी ने बताया कि हाथरस में दलित युवती के लिए न्याय की मांग को लेकर छात्र इंडिया गेट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे कार्रवाई की। हम योगी सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने छात्राओं को शाम 6 बजे के बाद हिरासत में लेकर सवाल है कि दिल्ली पुलिस क्या शांतिपूर्ण अपना विरोध भी जताने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़िता के परिवार वालों को उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं किया। हम लोगों का विरोध महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे ऐसे अपराध और सरकार के खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या पीएम मोदी अब भी करेंगे नमस्ते ट्रंप?
यूएस प्रेसिडेंट के नए बयान पर पी चिदम्बरम का तंज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या पीएम मोदी अब भी अपने दोस्त और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में नमस्ते ट्रंप का आयोजन करेंगे। चिदम्बरम ने यह तंज तब किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कोरोना वायरस महामारी के संक्रमितों और मौत के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उंगली उठाई है। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने चीन और रूस के साथ भारत पर भी इस महामारी के आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के साथ भारत को क्लब किया। उन्होंने तीनों देशों पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने का भी आरोप लगाया। क्या मोदी जी अपने प्रिय मित्र के सम्मान में नमस्ते ट्रंप की ओर रैली करेंगे? पहले चरण के यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के कदमों का बचाव किया था, जिससे देश में 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जैसा कि डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन ने कहा था, देश में 70 लाख लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इससे निपटने की कोई योजना नहीं है। लेकिन इस बार डिबेट के दौरान ट्रंप ने कहा, जब आप संख्या के कारण के बारे में बात करते हैं तो आप नहीं जानते कि चीन में कितने लोग मारे गए, आपको नहीं पता कि रूस में कितने लोग मारे गए, आप नहीं जानते कि भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई। जो बताए गए हैं वो वास्तविक नहीं है। आपको ये देश एक संख्या देता है, बस उतना ही आप नहीं समझते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।